Hello friends, welcome back to my YouTube channel. तुगलकाबाद फोर्ट, दिल्ली, हिस्ट्री, टाइमिंग्स, एंट्री, फैक्ट्स। तुगलकाबाद फोर्ट, लाल कोट 11वीं शताब्दी के मध्य में तोमरों द्वारा निर्मित और सिरी खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित के बाद तुगलकाबाद को दिल्ली का तीसरा मौजूदा शहर माना जाता है। दिल्ली से भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन करने वाले तुगलक राजवंश ने तीन प्रमुख शासकों की शक्ति का आनंद लिया: गयासुद्दीन तुगलक, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और उसका भतीजा फिरोज शाह तुगलक। लगभग एक शताब्दी 1320-1412 तक सत्ता में रहने वाले राजवंश ने राजधानी के दक्षिणी बाहरी इलाके में तीन शहरों तुगलकाबाद, जहांपनाह और फिरोजाबाद के साथ साथ अन्य किलों, मकबरों और मस्जिदों सहित प्रमुख क्षेत्रों का निर्माण किया। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक खिलजी वंश के अंतिम सुल्तान का गुलाम था और उसने उन दिनों से ही एक शहर बसाने का सपना देखा था। AD 1320 में शासक की मृत्यु के बाद सत्ता हासिल करते हुए गयासुद्दीन तुगलक ने अपने छोटे शासनकाल AD 1320-24 के दौरान केवल 4 वर्षों की अवधि में लगभग 6.5 किलोमीटर में फैले दूसरे किलेबंद शहर तुगलकाबाद का निर्माण किया। महरौली बदरपुर रोड के किनारे स्थित तुगलकाबाद दिल्ली के दक्षिण पूर्वी किनारे की ओर चट्टान की एक ऊंची चट्टान पर स्थित है। इस किलेबंद शहर तक नज़दीकी मेट्रो स्टेशन, जिसका नाम शहर के नाम पर ही रखा गया है, से आसानी से पहुंचा जा सकता है। गयासुद्दीन का शहर स्पष्ट रूप से 3 भागों में विभाजित है। व्यापक शहर क्षेत्र मूल रूप से उत्तर की ओर एक आयताकार ग्रिड के साथ बनाया गया गढ़ और निकटवर्ती महल जिसमें कभी शाही निवास हुआ करते थे, दक्षिण पश्चिम की ओर शहरी क्षेत्र आवासों सहित, और उत्तर पूर्व की ओर हाल के विकास के कारण व्यावसायिक बस्तियां अब अधिकतर खंडहर हो गई हैं। उल्लेखनीय, विशाल पत्थर की किलेबंदी वाला किला शहर की अनियमित जमीनी योजना से घिरा हुआ है। जगह जगह बेतरतीब मलबे की चिनाई से बनी दीवारें लगभग 30 मीटर की ऊंचाई तक उठती हैं और बार बार बुर्ज और कई दरारों के साथ एक स्पष्ट बैटर होती हैं। एक मकबरा, जो संभवतः गयासुद्दीन के जीवनकाल के दौरान बनाया गया था, शहर के दक्षिण में एक विशाल अब सूखे जल भंडार के भीतर स्थित है। बारीक कटे लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित मकबरा शहर से एक पक्की सड़क के माध्यम से जुड़ा हुआ है जो लगभग 120 मीटर की लंबाई में फैला हुआ है। उसी तरफ आदिलाबाद नाम का एक और किला है जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। किला शैली में समान बाहरी और तुगलकाबाद किले की तुलना में आंतरिक किलेबंदी का आकार बहुत छोटा है। आदिलाबाद से लगभग 800 मीटर दक्षिण पूर्व में एक और किला है जिसे इसी नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि नायिका कोट मोहम्मद बिन द्वारा बनवाया गया था। आदिलाबाद बसाने से पहले तुगलक ने इसे एक निजी निवास स्थान के रूप में स्थापित किया था। ये किले और मकबरे का रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा किया जाता है। शहर की भव्यता का एक प्रमाण और एक दिलचस्प जानकारी। दिल्ली के गौरवशाली अतीत पर नजर डालें। समय सुबह 7:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक। प्रवेश भारतीय नागरिक 5 रुपये, विदेशी नागरिक 100 रुपये। 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क। आदिलाबाद किले में प्रवेश निःशुल्क है। 1. तुगलकाबाद किला। पत्थर से निर्माण की महान परंपरा इस शानदार किले में परिलक्षित होती है जो एक चट्टानी पहाड़ी पर खड़ा है जो अरावली का हिस्सा है और लगभग 6.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब महरौली बरदारपुर रोड से प्रवेश करते हुए किले का निर्माण तुगलक राजवंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने वर्ष 1321 में करवाया था और 4 साल की बहुत ही कम अवधि में पूरा हुआ था। ये किला, जिसे आमतौर पर शापित किले के रूप में जाना जाता है, वास्तव में इसके निर्माण के कुछ ही वर्षों के भीतर छोड़ दिया गया था और तब से निर्जन बना हुआ है। इसका निर्माण मूल रूप से दोहरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया था: एक मंगोल हमलों के खतरे का विरोध करने के लिए और दूसरा गयासुद्दीन तुगलक की राजधानी के रूप में सेवा करने के लिए। 2 मंजिला बुर्ज और दिल्ली क्वार्टजाइट से बनी पतली मलबे से भरी दीवारें उस समय के दौरान संरक्षक और शिल्पकारों दोनों की संवेदनशीलता और दक्षता को प्रकट करते हुए अत्यधिक भव्यता की संरचना प्रस्तुत करती हैं। अधिक ढलान ने ऊंची दीवारों को मजबूत करने और सुरक्षा बढ़ाने में मदद की और गढ़ों ने हमलावर सैनिकों के खिलाफ सक्रिय रक्षा की सुविधा प्रदान की। गढ़वाले शहर का लेआउट योजना में आयताकार प्रतीत होता है, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 3 खंडों में स्पष्ट रूप से विभाजित है। कुंद बरदारपुर रोड से प्रवेश करने वाले पूर्वी भाग में घरों वाला शहरी क्षेत्र शामिल है। महल दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित हैं और दक्षिण पूर्व की ओर ऊंची दीवारों और बुर्जों से घिरा एक आयताकार क्षेत्र गढ़ के रूप में कार्य करता था। आज किले का मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिणी ओर है। तुरंत उस रास्ते का सामना करना पड़ रहा है जो एक बार इससे जोड़ता था। गयासुद्दीन का मकबरा। यह मार्ग, जो अब एक सड़क से टूट गया है, मूल रूप से पहाड़ियों के बीच बांध बनाकर बनाए गए विशाल जल भंडार में खड़ा था। पानी अब सूख गया है और पक्की सड़कें और किले सूखी जमीन से ऊपर उठ रहे हैं।
किले के प्रवेश द्वार से लगभग 13 फीट ऊपर, मूल रूप से मकबरे की जगह पर जाने के लिए गियासुद्दीन द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक पार्श्व प्रवेश द्वार, एक बंद, गुंबददार गली से होकर गुजरता है जो अब सूखे कुंड टैंक को देखते हुए एक विशाल खुले मैदान में समाप्त होता है। पूर्व की ओर आगे चलने पर कुछ सीढ़ियां और एक ऊंचे रास्ते के बाद एक बड़ा खुला स्थान है जो समग्र लेआउट और उस समय प्रचलित स्थापत्य शैली की झलक देता है। यहाँ की दीवारें भारत के किसी भी किले की तुलना में सबसे मोटी हैं, कहीं कहीं तो ये लगभग 10-15 फीट मोटी हैं, जो 50-100 फीट तक ऊंची हैं। इनमें से कुछ के बीच में 2 मंजिला बुर्ज और प्रवेश द्वार हैं जो मजबूत हैं। ऐसा माना जाता है कि इस शहर में कभी 52 दरवाजे थे, जिनमें से कुछ आज भी बचे हुए हैं। दाईं ओर एक प्राकृतिक मार्ग गढ़ की ओर जाता है जो योजना में काफी वर्गाकार है, जो आंतरिक प्रवेश द्वार से लगभग 25 फीट ऊपर है। अंदर कई आकर्षक संरचनाओं के साथ मस्जिद और दोनों तरफ घरों के अवशेष सबसे पहले दिखाई देते हैं। एक विस्तृत क्षेत्र में फैले मुगल घरों के अवशेषों से पता चलता है कि यह स्थान मुगल काल के दौरान बसा हुआ था। स्थानों पर एक दूसरे से जुड़े हुए सीधी रेखा वाले इंटरलॉकिंग विमानों में पत्थर पर प्लास्टर के निशान भी दिखाई देते हैं, जो कि किले के बाकी हिस्सों में अन्यथा प्रमुख निर्माण सामग्री है। निर्माण सामग्री के लिए भंडारण टैंक, भूमिगत एक रैखिक बाजार सड़क और सुदूर पूर्व की ओर एक बड़ा टीला कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो विशेष रुचि की हैं। नीचे बाजार की सड़क, जो आज तक काफी अच्छी तरह से बनाए रखी गई है, में प्रत्येक इकाई के बाहर भंडारण के लिए अतिरिक्त जगह के साथ दोनों तरफ विभाजन है। संभवतः मार्ग के साथ नियमित अंतराल पर उद्घाटन, पर्याप्त रोशनी और ऊपर से आसान पहुंच की अनुमति अंदर के धनुषाकार आले कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था के लिए भी चिंता का विषय हैं। बाजार की सड़क के ऊपर एक बड़ा खुला प्रांगण है जो पूर्व की ओर बुर्ज मंडल की ओर देखता है, जो संभवतः पूरे परिसर में सबसे ऊंचा स्थान है। सीढ़ियों और ऊंचे रास्ते से गुजरते हुए मंडल एक ही बिंदु से पूरे शहर का व्यापक दृश्य प्रस्तुत करता है। लगभग मलबे में तब्दील हो चुका ये टीला आज भी सड़क से 70 फीट की ऊंचाई तक उठा हुआ है और विशाल किले का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। दक्षिण में इससे आसपास के ग्रामीण इलाकों का विहंगम दृश्य दिखाई देता था। निकट आने वाले शत्रु की अग्रिम चेतावनी सक्षम की गई। गढ़ को छोड़कर दाहिनी ओर मुड़ना एक रास्ता है जो जाता है एक समय विद्यमान शाही महलों के लिए। घनी कटीली वनस्पतियों के बीच एक विशाल उत्खनन क्षेत्र है, संभवतः एक झील है जो निजी महल क्षेत्र को आबादी वाले गढ़ से अलग करती है, जो लगभग 160 फीट चौड़ा है। विशेष रूप से इस मार्ग पर गाइड या यात्रा अधिकारियों द्वारा साथ ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि लहरदार प्लेटफॉर्म, टूटे हुए पत्थर और बढ़ती वनस्पति के कारण इस तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। 120 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई दीवारें, मेहराबदार प्रवेश द्वार और महलों, आवासों, दर्शक कक्षों और एक दूसरे को काटते हुए आंगनों के एक दूसरे को काटने वाले कपड़े के अवशेष तुगलक की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक हैं। बाहरी किलेबंदी की दीवारों और बुर्जों में खामियां शामिल हैं, जो वेंटिलेशन, प्रकाश और विशेष रूप से सुरक्षा के लिए सरलता से डिजाइन की गई हैं। किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर वापस जाने और इस शानदार किले की यात्रा पूरी करने के लिए झील के किनारे 20 फीट चौड़े पैदल मार्ग का अनुसरण करें। खंडहर की उन्नत अवस्था में होने के बावजूद विशाल किलेबंदी, असंख्य महल, आवास और कई संरचनाएं बीते युग के रोमांस और गौरव को दर्शाते हैं। तुगलकों की वास्तुकला। तुगलक ने दिल्ली के शहरी परिदृश्य पर सशक्त रूप से अपनी छाप छोड़ी। वे निश्चित रूप से सबसे विपुल बिल्डर थे, क्योंकि अपने 70 वर्षों और 10 शासकों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई नागरिक संरचनाओं, धार्मिक संस्थानों और सड़कों, पुलों, बांधों, नहरों और बावड़ियों, अस्पतालों और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया। यात्रियों के लिए कारवां सुरसिस, सराय, उद्यान और बगीचे जैसी सुविधाएं। तुगलक इमारतें उस युग का एक दिलचस्प प्रतिबिंब है जब गियासुद्दीन तुगलक ने एक अशांत काल के दौरान दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। गयासुद्दीन का शहर तुगलकाबाद, हालांकि इसमें महल और बाजार थे, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक किला था, एक ऐसा शहर जो एक सैन्य अधिकारी की अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता की समझ को दर्शाता था। इसके गढ़, युद्धस्थल, कई प्रवेश द्वार और अनाज और पानी के लिए बड़े जलाशय हमले का सामना करने के लिए बनाए गए थे। जबकि एक किले को एक रक्षात्मक संरचना होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक मकबरे में भी इसी तरह की वास्तुकला की अपेक्षा करें, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा परिसर एक छोटे किले से कम नहीं है, क्योंकि यह एक मकबरा है। कब्र का लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर सुंदर है, लेकिन कब्र को घेरने वाली दीवारें कार्यात्मक हैं। कई प्रवेश द्वारों वाला टेढ़ा मेढ़ा मार्ग स्पष्ट रूप से आक्रमणकारियों को रोकने के लिए बनाया गया है। ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि अधिकांश तुगलक मस्जिदें जैसे खिड़की, बेगमपुरी और निज़ामुद्दीन और शाहजहानाबाद की कला मस्जिदें भी कुछ हद तक किलेबंदी से मिलती जुलती हैं। खिड़की मस्जिद अपने बुर्ज, टावरों और दुर्जय द्वार के साथ एक धार्मिक संरचना में ले जाए गए किले की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। सिटोडेल और महल परिसर, दिल्ली सहित लौगला कबल फोर्ट के भीतर की इमारत। बेंशन विवरण। ग्यारुद्दीन तुगलकी यम्प, दिल्ली। एक वास्तुशिल्प तत्व जो तुगलक के समय का पर्याय बन गया, वह टूटी फूटी दीवार थी। इसका आधार इसके शीर्ष से कहीं अधिक चौड़ा था।
मिट्टी से निर्माण करते समय बल्लेबाज वाली दीवार आवश्यक थी। दीवार के वजन का समर्थन करने के लिए आधार को मजबूत किया गया था। तुगलकों के लिए, जिन्होंने पत्थर से निर्माण किया, यह एक वास्तुशिल्प तत्व था, आवश्यकता नहीं। उनमें निश्चित रूप से शैली के प्रति झुकाव था। आप उनकी सभी इमारतों में पतली दीवारें देख सकते हैं। तुगलक वास्तुकला की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ग्रे क्वार्ट्जाइट का उपयोग है, जो दिल्ली और उसके आसपास प्रचुर मात्रा में और आसानी से खनन किया जाता है। इसने एक मजबूत और लोकप्रिय निर्माण सामग्री प्रदान की, लेकिन इसे तराशना कठिन और बेहद कठिन था। तुगलक, जो सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय तेजी से अपने किले बनाने में अधिक उत्सुक थे, क्वार्ट्जाइट का उपयोग करने में खुश थे। शायद ये बताता है कि क्यों तुगलक इमारतें अक्सर सादे, ठोस भूरे पत्थर कभी कभी के साथ होती हैं। मूल बाहरी प्लास्टर अभी भी देखा जाना बाकी है और सुंदर से अधिक व्यवहारिक। तुगलक वास्तुकला अलंकरण से रहित नहीं है और यह भारत इस्लामिक वास्तुकला के विकास में एक कदम को दर्शाता है, मध्य एशिया से आयातित तत्वों के साथ स्वदेशी तत्वों का मिश्रण। उदाहरण के लिए, भारत में एक दरवाजे के किनारे को किनारे करने के लिए एक दरवाजे के लिंटेल का उपयोग किया जाता था। ठीक यही कार्य मध्य एशिया में सच्चे आग द्वारा किया गया था। इसलिए तुगलक के समय तक, जब भारतीय राजमिस्त्री मेहराब की कार्यप्रणाली से परिचित हो गए थे, लिंटेल और मेहराब का उपयोग अनावश्यक था। लेकिन लिंटेल अब एक सजावटी तत्व के रूप में बना हुआ है। गयासुद्दीन के मकबरे के दरवाजे इस अनावश्यक लिंटेल शैली को दर्शाते हैं। इसी तरह हलाश, एक छोटा गोल बर्तन, और नक्काशीदार कमल की कलियां जैसे स्वदेशी तत्व आम हो गए थे। तो क्या नक्काशीदार ब्रैकेट पारंपरिक रूप से लिंटल्स के साथ उपयोग किए जाते थे? ये मेहराबों और गुंबदों, खिड़कियों पर नक्काशीदार जाली सजावटी पैटर्न वाली स्क्रीन के साथ मिलकर तुगलक इमारतों पर अपेक्षाकृत संयमी सजावट का समावेश करते थे। 2. गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने अपना मकबरा बनवाया, जो भारत इस्लामी वास्तुकला के शुरुआती उदाहरणों में से एक है, और संभवतः उनके बेटे और उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक ने वर्ष 1328 में इसे पूरा कराया था। किले के दक्षिणी किनारे पर स्थित मकबरे तक एक पक्की सड़क के माध्यम से पहुंचा जाता है, जो एक विशाल, अब सूखे जल भंडार के ऊपर से गुजरता है, जिसे अब झाड़ियों के लिए खाली छोड़ दिया गया है और आमतौर पर बच्चों द्वारा अनौपचारिक खेलों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किले और मकबरे दोनों को जोड़ने वाला ऊंचा मार्ग, जो महरौली बरदरपुर रोड से घिरा हुआ है, आज तक अपने मूल चरित्र को बरकरार रखता है। मकबरे के घेरे के पास पक्की सड़क है, जो सड़क के स्तर से लगभग 8 फीट ऊपर एक पीपल के पेड़ की छाया वाले प्रवेश द्वार के मंच तक ले जाती है। सामने एक विशाल प्रवेश द्वार है, जो संगमरमर के कुछ विवरणों के साथ बारीक कटे लाल बलुआ पत्थर से बना है। बाहरी किलेनुमा दीवार, जिसे दिल्ली के ही पत्थर से नियमित अंतराल पर गढ़ों से तोड़ा और मजबूत किया गया है, अंदर के मकबरे से उल्लेखनीय रूप से भिन्न है, जिसका सामना लाल रंग से किया गया है। बलुआ पत्थर और जड़ा हुआ धनुषाकार सीमाएं और संगमरमर की जटिल जाली। सरल लेकिन सुरुचिपूर्ण, यह मकबरा एक हरे भरे निजी आंगन के बीच में स्थित है, जिसमें धनुषाकार द्वार, टूटी हुई दीवारें हैं, जिसके शीर्ष पर एक विशाल गुंबद है जो पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना है। योजना में बिल्कुल सम्मित, ये 8 मीटर x 1 मीटर वर्गाकार मकबरा अंदर से 3 कब्रों को घेरता है। कमरे के मध्य में जो कमरा है वह स्वयं सुल्तान का है। उनके बगल में उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक की कब्र है और उसके बगल में गयासुद्दीन की पत्नी की कब्र है। बमुश्किल किसी अलंकरण के साथ, किले के आडंबर के विपरीत अंदर का स्थान शांतिपूर्ण और विरल है। प्रवेश द्वार के ऊपर बने गढ़ में उत्तर पश्चिम की ओर स्तंभयुक्त गलियारों के साथ समान शैली में निर्मित एक और अष्टकोणीय मकबरा है, जिसमें एक छोटा संगमरमर का गुंबद है और इसके मेहराबदार दरवाजों पर संगमरमर और बलुआ पत्थर की स्लैब खुदी हुई हैं। इसके दक्षिणी प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख के अनुसार इस मकबरे में जफर खान, जिनकी पहचान दर्ज नहीं की गई है, के अवशेष हैं। उनकी कब्र संभवतः चौकी के निर्माण से पहले उस स्थान पर थी और स्वयं सुल्तान द्वारा जानबूझकर उसे मकबरे के डिजाइन में एकीकृत किया गया था। मेहराबदार गलियारों से प्रवेश करने वाली गढ़वाली दीवार का दक्षिण पूर्वी गढ़ जमीन से 24 फीट की ऊंचाई तक फैला हुआ है। बाहरी दीवारों को चतुराई से खामियों से भर दिया गया है और यह स्थान शायद आक्रमणकारियों का पता लगाने के लिए सबसे उपयुक्त था। चौड़े मेहराबदार गलियारे, किलेबंदी के साथ दोनों तरफ सड़क और आंगन का सामना करना इस खूबसूरत मकबरे की तपस्या और आश्चर्य को बढ़ाता है, जो क्रमशः उत्तर और पूर्व से तुगलकाबाद और आदिलाबाद किलों को देखता है। भूमिगत कोशिकाओं को उन स्थानों पर परिधीय गलियारे से पहुंच मिलती है जिन्हें अब सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तारजाल दरवाजे से अवरुद्ध कर दिया गया है। छोटे और साफ सुथरे लेआउट के साथ ये बिल्कुल हरा भरा, अविश्वसनीय रूप से बनाए रखा गया मकबरा तुगलकाबाद के बाकी हिस्सों के साथ निश्चित रूप से देखने लायक है। 3. आदिलाबाद किला। आदिलाबाद का किला 1327-88 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के तुरंत बाद उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने कथित तौर पर अपनी ताकत और शक्ति के प्रतीक के रूप में बनवाया था।
जैसा कि कुछ लोगों ने बताया है, मोहम्मद बिन तुगलक पर संदेह था कि वह तुगलक राजवंश के सर्वोच्च शासक के रूप में सिंहासन पर कब्जा करने के लिए अपने पिता की मृत्यु की साजिश रचने में शामिल था। एक पहाड़ी पर स्थित ये किला वास्तव में तुगलकाबाद किले का विस्तार प्रतीत होता है, जिसे उसी काल में समान शैली, सामग्री और प्रकार के साथ बनाया गया था। निर्माण: राजधानी के सबसे पुराने किलों में से एक और तुगलक युग की वास्तुकला के कुछ बचे हुए योग्य उदाहरणों में से एक होने के बावजूद ये किला वर्षों से अज्ञात छिपा हुआ है। उचित संकेत और इसके प्रवेश द्वार की स्पष्टता की कमी ने संभवतः तुगलकाबाद की बाकी विरासत इमारतों के बीच इसकी अस्पष्टता को बढ़ा दिया है। तुगलकाबाद किला पार करने के बाद सड़क के उस पार आदिलाबाद किला है। आयुर्वेदिक अस्पताल से सटा हुआ एक आम प्रवेश द्वार एक विशाल खुले मैदान के सामने कार पार्क की ओर जाता है, जिसे आमतौर पर खेल के मैदान के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ सीढ़ियां नीचे चलने और झील के किनारे एक प्राकृतिक रास्ते का अनुसरण करने से आप किले के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं, जिसके दाईं ओर गयासुद्दीन का प्रसिद्ध मकबरा है। एक विशाल रैंप, शायद हाल ही में किया गया हस्तक्षेप, उसी पत्थर के काम से तैयार किया गया है, जैसा कि बाकी निर्माण जमीन से लगभग 23 फीट ऊपर है। बुजुर्गों के लिए थोड़ा खड़ा और कठिन, रैंप एक धनुषाकार प्रवेश द्वार की ओर जाता है, जहां से कुछ सीढ़ियों के साथ एक ऊंचा रास्ता आपको जमीन से लगभग 30 फीट ऊपर मुख्य प्रवेश द्वार तक ले जाता है। हालांकि यह किला तुगलकाबाद की तुलना में आकार में बहुत छोटा है, लेकिन इसका लेआउट समान है। बाहरी और आंतरिक किलेबंदी को नियमित अंतराल पर 2 मंजिला बुर्जों और द्वारों के साथ मजबूत किया गया है। लगभग 1 किलोमीटर लंबा और आधा चौड़ा ये किला अपने उत्तर की ओर से तुगलकाबाद किले के साथ साथ इसके बाईं ओर के मकबरे का एक प्रभावशाली दृश्य प्रस्तुत करता है। बाहरी दीवार के चारों ओर इमारत का कोई निशान नहीं होने के कारण ये कल्पना करना कठिन है कि यहाँ कभी कोई बड़ी बस्ती थी। हालांकि भीतरी दीवार में एक महल परिसर के अवशेष हैं, जो समग्र लेआउट के भीतर केंद्रीय रूप से संरेखित हैं। आंतरिक घेरे के साथ एक पैदल मार्ग किले के साथ साथ 2 मंजिला कोशिकाओं के चारों ओर घूमता है, जिसमें अनाज भंडारण के लिए पूर्व की ओर भूमिगत कोशिकाओं का एक समूह और महल के दोनों तरफ हाल ही में विकसित भूदृश्य अदालतें हैं। दक्षिण पूर्व से एक द्वार विशाल खुले मैदान की ओर दिखता है, जिसमें किले के अंदर तक कोई सीधी पहुंच नहीं है, जिससे उत्तर पश्चिम से किले तक एक ही प्रवेश निकास बचता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।